आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2 बहुपद पोलिनोमियल पार्ट 1 है। चर वेरिएबल, इंग्लिश में बोलेंगे वेरिएबल। तो चर जो होता है वह अनिश्चित होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वह निश्चित नहीं होती है। जैसे तो हम जो चर है उसे हम जैसे कि ABCD के जितने आपके हैं लेटर उनको सबको हम मानेंगे A B डैश X Y Z, ये सब जो है T Z, ये सब जो आपके हैं ये चर हैं। ठीक है, तो ये जो चर हैं इनकी मान जो है, इनकी वैल्यू जो है वह निश्चित नहीं है। आप जैसे कि x कहीं लिखा हो तो आप नहीं कह सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी है। मतलब कि कोई भी कह सकता है कि इसकी नई वैल्यू यह होगी, कोई दूसरा कह सकता है कि इसकी वैल्यू यह है। तो यह जो है वह निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो यह आपका कहलाएगा चर। अचर कांस्टेंट, तो जो अचर आपका कांस्टेंट है तो इसे हम बोलेंगे इंग्लिश में कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो है, अचर जो है, यह आपका निश्चित होता है। तो निश्चित होता है तो वह देखिए ये सारी वैल्यू है, जैसे कि आपकी 5 हो गया, 10 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है, निश्चित है। कोई भी पूरे विश्व में जाएंगे तो वह 5 की वैल्यू जो है वही वैल्यू बनी रहेगी, होगी कि नहीं होगी। तो वह क्या है, वह निश्चित है। तो उसे हम बोलेंगे अचर। ठीक है। हाँ, इसमें जो है ए और बी जो है यह आपका 11-12 में अवकलन समाकलन में इसे हम कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट मानेंगे तो वहाँ पे वैसी स्थिति बनाई जाती है, बात को समझाया जाएगा कि क्यों मान रहे हैं, तो उसको वहीं पे समझेंगे। अब अचर जो है, अचर तो अचर तो 5 हो गया आपका, 7 हो गया, यह सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना। अब हम समझते हैं व्यंजक। व्यंजक किसे कहेंगे। देखिए व्यंजक जो होता है वह चर और अचर का संग्रह होता है। इनमें अचर और चर को जब आप क्या करते हो कि संक्रिया उपयोग में करके और उनको संग्रहित कर देते हो तो आपका होता है व्यंजक। एक साथ लिख देते हो तो आपका होता है व्यंजक। जैसे कि 2x हो गया प्लस 5 हो गया तो यह आपका कहलाएगा व्यंजक। x³ हो गया प्लस 2x हो गया प्लस 7 हो गया तो ये आपका हो गया व्यंजक। x²/2 है, यह आपका है व्यंजक। कड़ी में x है प्लस 7 है, यह आपका है व्यंजक। ठीक है ना। हाँ, बहुपद। अब देखिए जो बहुपद है उसे आप व्यंजक बोल सकते हो। ठीक है, मतलब कि व्यंजक को आप बहुपद निश्चित रूप से नहीं बोल सकते। मतलब यह है कि व्यंजक जो है वह बहुपद नहीं हो सकता, मगर बहुपद व्यंजक होता है। तो बहुपद किसे कहेंगे। तो बहुपद देखिए जो जो यह आपका चर और अचर से मिलकर बने हैं तो वह व्यंजक जिसके चर की घात जो होती है वह ऋणोत्तर पूर्णांक होती है। ठीक है, क्या होती है, ऋणोत्तर पूर्णांक होनी चाहिए तब हम उसे बहुपद बोल सकेंगे। समझ में आ रही है बात। तो ऋणोत्तर पूर्णांक किसे कहते हैं भाई। तो ऋणोत्तर पूर्णांक देखिए जो उसको इंग्लिश में कहते हैं कि नॉन नेगेटिव पूर्णांक। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर जो होता है उसमें आपको नेगेटिव को लेना ही नहीं है, और पूर्णांक है तो भिन्न तो उसमें आएगा नहीं। तो समझ रहे ना बात। तो हम उसे तो ऋणोत्तर पूर्णांक में आपका क्या आएगा। तो देखिए ऋणोत्तर पूर्णांक के अंतर्गत जो है 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, इसके डैश डैश अनंत तक आएंगे। तो 0 से लेकर अनंत तक जो आएंगे उसे हम बोलेंगे ऋणोत्तर पूर्णांक। तो यह बोल रहा है कि जो चर वाला है उसकी घात जो आपकी मिलनी चाहिए, उसमें क्या मिलनी चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक मिलनी चाहिए। मतलब कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इस तरह हो सकता है। मगर आप कह दो कि 1/2 हो तो वह बहुपद नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए जैसे कड़ी में x हो और प्लस 3 हो तो ये आपसे पूछा जाए कि क्या यह बहुपद है, तो बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है, देखिए इसको हम इस तरह लिख सकेंगे x की पावर 1/2 और प्लस 3। अब देखिए x की जो घात है वह 1/2 है, यह पूर्णांक नहीं है, नहीं सॉरी ये पूर्णांक, हाँ पूर्णांक नहीं है। तो जब ये पूर्णांक नहीं है तो इसी से ही पता चल गया कि यह क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक है ना। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 7/x की पावर 2 है प्लस 3 है।
x है, 3x है, प्लस 2 है। तो देखिए 7/x³ प्लस 3x प्लस 2 है। तो यह आपका पूछा जाए कि क्या बहुपद है या नहीं है, तो बहुपद है। आप बताइए बहुपद है? तो देखिए जब आप इसे ऊपर ले जाओगे तो कितना आपको मिलेगा, 7x पे -2 प्लस 3x प्लस 2 मिलेगा। अब देखिए जो इसकी घात है वह कितना मिला आपको, -2। -2 क्या ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत है? नहीं है, इसे आप ऋणात्मक पूर्णांक नहीं बोल सकते। तो यह क्या है, जब ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है तो इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो आप लिखोगे कि बहुपद नहीं है। ठीक है, इस पे 1 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बनता है, अगर आ जाए तो ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे कड़ी में 2 हो, y पे q हो और प्लस कड़ी में 3 और y हो, तो आप बताइए कि ये क्या बहुपद है? देखिए तो यह बहुपद आपका है। कैसे? कि जो y की घात 3 है तो यह तो ऋणात्मक पूर्णांक है, y की घात 1 है तो यह भी ऋणात्मक पूर्णांक है, तो बहुपद है। कड़ी में 2 है, कड़ी में t है, प्लस कड़ी में 3 है और आपका फिर t है। तो बताइए कि क्या यह है? तो यह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इसकी घात है, t की जो घात मिली है, चर जो t है उसकी जो घात मिली है वो 1/2 है, तो इसलिए यह नहीं होगा। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। अब हम बहुपद समझ चुके हैं, अब हम समझेंगे कि बहुपद की घात। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखिए, कोई भी बहुपद है उसमें सबसे उस चर की अधिकतम घात, सबसे अधिकतम घात जो आपको दिखे वही आपकी हो जाएगी बहुपद की घात। एग्जाम्पल में लेता हूँ, x² प्लस 2x प्लस 1 1, ठीक है, x² प्लस 2x प्लस 1। तो यह आपका जो है, इसमें आपकी बहुपद की घात पूछी जाएगी तो वह आपकी होगी 2। क्यों? देखिए x की अधिकतम घात जो है 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है, तो 1 और 2 में आप तुलना करोगे 2 बड़ा, तो बहुपद की घात जो है वो 2 है। ठीक, x की घात 3 प्लस 7x माइनस 2, इसमें आपकी जो घात है बहुपद की वह 3 है। तो ठीक है, अब ये बात समझ में आ चुका होगा, आशा करता हूँ। आगे बढ़ता हूँ। आइए बहुपद के प्रकार देखते हैं। तो जो बहुपद के प्रकार हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। देखिए बहुपद मतलब कि किस आधार से आप उसको विभाजित कर रहे हैं, यह बात भी मायने की बात है, मायने रखने वाली बात है। तो पहला देखिए, अगर हम बहुपद के प्रकार को देखते हैं तो अगर हम उसे घात के आधार पर उसको हम विभाजित करते हैं, तब घात के आधार पर, किसके आधार पर? घात के आधार पर। देखिए घात के आधार पर आप विभाजित करते हो तो पहला आपका आ जाएगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, लाइनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लाइनियर पोलिनोमियल। तो लाइनियर पोलिनोमियल जो है, रैखिक बहुपद जो है, इसमें बहुपद के चर के अधिकतम घात या बहुपद की घात 1 होती है, तो उसे हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। एग्जाम्पल देखिए, ठीक है ना, यह सब आपकी जो है, यह आपका कहलाएगा रैखिक बहुपद। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, इंग्लिश में इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसमें बहुपद की अधिकतम घात आपको 2 मिलेगी, और यह आपका होगा x² प्लस 2x प्लस 5, x² प्लस
7x माइनस 10, ये सब जो है आपकी द्विघातीय बहुपद हैं। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद को आप क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। इसको भी लिख देता हूँ। आप इसे त्रिघातीय न बोल के त्रिघात बहुपद भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक, सी है क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इसमें जो अधिकतम घात होगी वह आपकी होगी 3। ठीक है, एग्जाम्पल में x³ प्लस 2x प्लस 7x³ प्लस y³ प्लस 3x माइनस 10, यह आपकी होगी। ठीक है ना। और चौथा जो है आपका चतुर्थ घात, चतुर्थ घात में जो अधिकतम घात होगी वह 4 होगी। ठीक है ना। तो इसे हम घटते हुए कदम देखिए, जैसे कि 7 है, तो यदि 7 में मैं पूछूं कि चर की घात कितनी है, 7 में पूछूं कि चर की घात कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? तो देखिए यहाँ पे जो चर की घात है वह 0 है। कैसे? देखिए 7 गुणते x की पावर आप 0 लिख लो। मैंने बताया था कि कोई भी यदि संख्या हो या चर या अचर हो, यदि उसकी घात 0 है तो उसकी वैल्यू जो होगी वह आपकी 1 होगी। तो 7 गुणते 1 बराबर 7, मतलब कि यही होगा, इसके मान में वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ठीक है, तो x की घातें कितनी है? 0 है। तो सबसे पहले आप सबसे छोटी वाली घात को लिखिए, तो ये आएगा आपका 7। फिर उसके बाद आप लिखोगे 10x, तो प्लस 10x, फिर 2x² प्लस 2x², फिर प्लस x³ प्लस x की घातें 4, तो x की घातें 4। ठीक है, तो 7 प्लस 10x प्लस 2x² प्लस x³ प्लस x4। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगर हम फिर इसको घटते हुए कदम में लिखते हैं तो फिर यही आगे आ जाएगा x पे 4 प्लस x पे q प्लस 2x² प्लस 10x प्लस 7। ठीक है ना। आइए, बहुपदों के प्रकार, टाइप ऑफ पोलिनोमियल। तो पहला तो मैंने बताया था कि घात के आधार पर। अब यह जो है आपका, यह पद के आधार पर है कि उस बहुपद में कितने पद हैं, उसके हिसाब से डिसाइड कर लिया जाएगा कि वो कौन सा बहुपद है। देखिए, एक पदीय बहुपद, इसे आप बोलोगे मोनोनोमियल। ठीक है, तो मोनोनोमियल जो है आपका एक पदीय हो गया। केवल एक पद वाला बहुपद जो होगा उसे आप बोलोगे एक पदीय बहुपद। एग्जाम्पल में लीजिए 2x, x², 7x, इस तरह। ठीक है, तो यह सब आपका है, जो यह आपका कहलाएगा एक पदीय। द्विपदीय देखते हैं। द्विपदीय को आप बोलोगे बायोनोमियल, ठीक है ना, बायोनोमियल बोलोगे। तो यह क्या है, देखिए 2x² प्लस 7 ये जो आपके हैं ये सब आपके द्विपदीय होंगे। ठीक है। त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद को हम त्रिनोमियल कहेंगे, और वह होता है आपका, जैसे कि उसमें 3 पद होंगे, तो 3x² प्लस 2x माइनस 7, यह आपका 3 पद इसमें है। देखिए 1 पद, 2 पद और 3 पद, तो यह आपका कहलाएगा त्रिपदीय बहुपद। शून्य पद बहुपद, शून्य बहुपद, जीरो पोलिनोमियल, सभी शून्य गुणांकों वाला बहुपद जो होता है शून्य बहुपद कहलाता है। जो उसका गुणांक जो होगा वही शून्य होगा। गुणांक जानते हैं किसे कहते हैं? जैसे कि देखिए यहाँ पर x² का गुणांक कितना है? 3 है। x² के ठीक पहले जो गुणा होगा, जो चर होगा, अचर होगा, वही आपका कहलाएगा इसका गुणांक। ठीक है, तो x² के ठीक पहले जो है वही आपका होगा गुणांक। तो x² का जो गुणांक है वह 3 है, x का गुणांक जो है 2 है। ठीक है, शून्य बहुपद देख लीजिए, जैसे शून्य बहुपद x² हो गया, प्लस x भी आप लिख सकते हो, मगर गुणा में गुणांक जो शून्य लिख दीजिए,
तो ये आपका हो जाएगा शून्य बहुपद। कई क्वेश्चन आपको देखने को कभी मिले कि अचर बहुपद की घात कितनी होती है। अचर बहुपद मतलब कि जिसमें चर हो ही नहीं, अचर हो, जैसे कि 5 है तो 5 आप बहुपद इसे बोल सकते हो। तो इसमें जो है इसकी घात कितनी होगी, तो घात इसकी शून्य होगी। आप इसमें क्या आप ढूंढोगे कि इसमें चर क्या है। तो देखिए 5x⁻0 तो ये आपका है चर, और x की घात कितनी है, शून्य है। तो अचर बहुपद की जो घात होती है वो शून्य होती है सदैव। शून्य बहुपद की घात क्या होती है, शून्य बहुपद की घात जो है वो निश्चित नहीं है, ठीक है, अपने इच्छा अनुसार आप उसे ले सकते हो। जैसे कि शून्य बहुपद, देखिए शून्य बहुपद मैंने बताया ही कैसी होगी, दिखेगी आपको ऐसे दिखेगी। तो गुणांक आप शून्य लिख लीजिए और उसके बाद x की घात को अपने मन के अनुसार कुछ भी चढ़ा लीजिए, 100 चढ़ा लीजिए, 200 चढ़ा लीजिए, 150 कर दीजिए, ठीक है। तो घात आप कुछ भी रख सकते हो। इसकी वैल्यू होगी कितनी, शून्य होगी, तब इसे हम क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद बोलेंगे। तो शून्य बहुपद की घात जो होती है वो निश्चित नहीं होती है, अपने इच्छानुसार रखी जा सकती है। देखिए दो बहुपद यदि बराबर हों, जैसे कि ले लेते हैं एक ax² + bx + c और एक लेते हैं a1x² + b1x + c2, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कि ये दोनों जो बहुपद हैं यदि वह तुल्य हों, समान हों, तब क्या होगा, तो जब समान होंगे तो इनके देखिए x² है तो x² का जो गुणांक होगा वो आपस में बराबर होना चाहिए। x है तो इसका गुणांक जो है आपस में बराबर होना चाहिए, और जो अचर है वह भी आपस में बराबर होना चाहिए, तभी यह जो दोनों बहुपद हैं तभी यह समान बहुपद कहलाएंगे। आइए देखते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। जैसे कि एक रैखिक बहुपद हो, जैसे कि ax + b, आपका यह है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद है तो इसका जो ग्राफ होगा वह एक सरल रेखा प्राप्त होगा, ठीक है। एक सरल रेखा, इसका जो ग्राफ होगा वह एक सरल रेखा प्राप्त होगा। अब देखिए कोई बहुपद ले लीजिए और उसके बराबर, जैसे कि यह बहुपद है, आपको इसके बराबर हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो यह एक हो गया समीकरण। तो इस समीकरण का जो हम ग्राफ खींचेंगे, इसका जो आरेख खींचेंगे, वो आपका प्राप्त होगा एक सरल रेखा। तो वह जो सरल रेखा है वह x अक्ष को कहीं ना कहीं एक स्थान पर क्या करेगा, प्रतिच्छेदित करेगा। अब प्रतिच्छेदित करेगा तो किसी समीकरण का या किसी बहुपद मानिए कि किसी बहुपद का जो शून्यक होता है ना, उसे आप उस बहुपद में रख दो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, शून्य हो जाती है। तो उसका क्या कहलाता है, शून्यक। तो x की कोई ऐसी वैल्यू होगी, मान लेते हैं कि k है, तो x = k, तो जब इसमें हम k रख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो ये शून्य हो जाएगा तो y = शून्य मिल जाएगा। अब बताइए कि x की वैल्यू जो है हमने k रखा, ठीक, तो y कितना प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। तो अब बताइए कि जो y जो शून्य प्राप्त होता है यह कहाँ पर होता है, निर्देशांक ज्यामिति में। यह आपकी निर्देशांक ज्यामिति है, निर्देशांक कार्तिकीय तल है, तो इसमें y जो है वह शून्य कब प्राप्त होता है। तो आप जानते हैं तो x अक्ष जो है ना, x अक्ष पर y कितना होता है, शून्य होता है। x अक्ष पर y जो होता है शून्य होता है। तो देखिए अब k क्या है, इसका शून्यक है, मूल है, ठीक है। मूल, शून्यक और हल तीनों एक ही चीज के लिए उपयोग किया जाता है। यह तीनों अलग अलग वर्ड है, परिवाची आप बोल सकते हो। तो शून्यक, तो ये जो शून्यक है ना, इसमें जब आप रखोगे तो शून्य प्राप्त होगा। तो y = शून्य है तो x अक्ष पर यह उपस्थित होगा, ठीक है। तो y = शून्य है तो यह x अक्ष पे उपस्थित होगा। इसका मतलब है कि इसका आप जब ग्राफ खींचोगे ना, जैसे मान लीजिए कि अब इसका अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा। वह सरल रेखा इस तरह मान लीजिए प्राप्त हो रहा है, तो इस तरह प्राप्त हो रहा है। तो जो x अक्ष है वह इसको क्या कर रहा है, एक स्थान, जो ये x अक्ष है इस रेखा को एक स्थान पर विभाजित कर रहा है। और यह कितना होगा, तो यह जो होगा आपका यह पॉइंट वह k होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि k जो है इसका जो है मूल है, शून्यक है। अब देखिए जब हमने इस रेखा के समीकरण में जब हमने k रखा तो बताइए y यहाँ पे क्या मिल रहा है,
y जो आपका शून्य मिल रहा है। देखिए y कुछ है, कुछ नहीं है, तो y क्या है, शून्य आपका है। तो अब मान लीजिए कि यह तो एक रैखिक समीकरण है या रैखिक बहुपद है। अगर द्विघातीय बहुपद हो, त्रिघातीय बहुपद हो, चतुर्थघातीय बहुपद हो, तब देखिए तो रैखिक बहुपद में एक स्थान पर इसे प्रतिच्छेदित, तो किसी बहुपद या किसी समीकरण के ग्राफ को एक्स अक्ष जितनी बार प्रतिच्छेदित करता है या काटता है या स्पर्श करता है, उस बहुपद के या उस समीकरण के उतने शून्यक होंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो उसके उतने शून्यक होंगे। तो दोस्तों किसी भी समीकरण का ग्राफ होगा और उस ग्राफ को एक्स अक्ष जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे या स्पर्श करे वह उसके मूल होंगे। ठीक है, शून्यक होंगे। ठीक, तो इस हिसाब से बता लेंगे। जैसे कि यह एक रेखा है तो इसको एक्स अक्ष एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है, इसलिए एक्स जो यह रेखा है इसका जो शून्यक होगा वह एक होगा। द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण देखिए, यह y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघातीय समीकरण। तो द्विघातीय समीकरण के लिए देखिए इस तरह बनेगा। द्विघातीय समीकरण के लिए जो वक्र बनता है वो परवलयाकार बनता है। ठीक है, तो परवलयाकार बनेगा, तो यह आपका परवलय है। तो कोई भी द्विघातीय समीकरण हो परवलय बनेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जो है यह एक्स अक्ष जो है यह इस ग्राफ को एक यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहा है और दूसरा का यहाँ पर। तो इसके जो मूल होंगे, शून्यक होंगे, वो कितने होंगे, 2 होंगे। अगर यही यदि कोई 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 समीकरण का यदि जो ग्राफ हो अगर इस प्रकार से बने, तो इसको देखिए कितने स्थान पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, 1 2 3, तो इसके 3 शून्यक होंगे। ठीक है, समझ लेते हैं इसी तरह। आइए देखिए, जैसे कि दिया है इसमें, यहाँ पे देखिए यह द्विघातीय समीकरण y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का ही यह क्या है, ग्राफ है। ठीक है, उसका आलेख है। तो ये देखिए इस तरफ परवलयाकार आ रहा है और 2 स्थानों पर प्रतिच्छेदित कर रहा है एक्स है, तो इसलिए द्विघातीय समीकरण इतने का जो शून्यक होंगे वह 2 होंगे। शून्यक होंगे कितने, x बराबर 4 1 और एक जो होगा x बराबर -1। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे पूछा जाए कि शून्यक कितने होंगे इस ग्राफ के लिए, या जिस समीकरण का यह ग्राफ है, आलेख है, उसके शून्यक कितने होंगे, तो देखिए 2 स्थानों पर प्रतिच्छेदित कर रहा है एक्स अक्ष, तो 2 होंगे। यहाँ पर भी 2 होंगे और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 है, एक्स अक्ष यहाँ पे है, ये तो वाई अक्ष है, तो एक्स अक्ष तो 1 और यहाँ पर भी 1। समझ में आई बात ना? आइए बताता हूँ कि द्विघात समीकरण जो है कैसे पता चलेगा कि यह वक्र जो है ऊपर को खुलेगा या नीचे को खुलेगा। तो देखिए यह डिसाइड करेगा आपका ए, यह आप जानेंगे 11 में। ठीक है, और 11 में बताया नहीं जाएगा वैसे, मगर जब आप, तो 11 में यह जो है आपको विस्तार से इतना बताया नहीं जाएगा, मगर जब जैसे ही आप जेईई मेंस का तैयारी करोगे तो उसमें आपको बताया जाएगा यह। ठीक ना, कि द्विघात समीकरण, उसमें एक चैप्टर है, बेहतरीन तरीके से बताया जाता है उसके विषय में। हाँ, तो ये डिसाइड करेगा कि वो जो यह वक्र है यह ऊपर की ओर खुलेगा या नीचे की ओर खुलेगा। तो जब ए धनात्मक होगा, जब ए धनात्मक होगा तब ऊपर की ओर खुलेगा, और जब ए ऋणात्मक होगा तब नीचे की ओर खुलेगा। ठीक है, यह नीचे और यह ऊपर की ओर खुलेगा। ठीक है, समझ में आई बात? आइए अभी इसमें देखते हैं कि देखिए यहाँ पर आप बताइए कि कितने होंगे शून्यक जो होंगे इस वक्र के लिए, कितने होंगे, तो एक भी नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए कहीं एक्स अक्ष जो है इसको कहीं प्रतिच्छेदित या स्पर्श नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नहीं होंगे इसमें हल। हाँ, और ये जो चीज़ है कि कैसे इसको हम ग्राफ पर दर्शाते हैं किसी समीकरण के वक्र को, तो यह चैप्टर 3 में आपको विस्तारित रूप से बताया जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे जो शून्य होगा वह 1 होगा,
यहाँ पर शून्य देखिए तो यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पर 3 है। इसमें देखिए 1 2, यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1, इसमें 1, इसमें 1 2 3, इसमें 3 और इसमें 2, इसमें 1 यहाँ पर, और इसमें देखिए यहाँ स्पर्श कर रहा है यहाँ पर तो 1, और यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें 4, ठीक है ना। इसमें देखिए यह तो जो है समांतर है, ठीक है, तो इसके समांतर है तो इसमें कोई हल ही नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए, इसमें भी एक हल होगा, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 2, 1 2 3 4 तो 4, 1 2 3 तो इसमें 3, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 2। तो ग्राफ जो था आपको इसमें जो है दूसरे चैप्टर में बहुपद में इतना ही पढ़ना है, ठीक। जैसे जैसे आएगा देखिए कुछ भी छूटेगा नहीं, मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा, अधिक बताऊंगा, मगर कम नहीं बताऊंगा, ठीक है। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। रैखिक बहुपद, सबसे पहले देखते हैं रैखिक बहुपद के। तो रैखिक बहुपद जो आपका दिखेगा उसका जो व्यापक रूप है वो आपका होगा ax प्लस b के रूप का। अब मान लेते हैं कि ये बहुपद है, इसका जो शून्यक है वो k है, ठीक है। के शून्य, इसका जो शून्यक है k है, इसका अर्थ क्या है कि जब k का मान इसमें हम रखेंगे, फिल करेंगे, तो इसका जो मान होगा वह शून्य आ जाएगा। तो k का मान इसमें रखेंगे तो शून्य आ जाएगा, तो हम रख देते हैं। तो देखिए जब रखते हैं तो a गुणते k प्लस b, ठीक है। अब जब रख दिया है तो इसके बराबर कितना आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। तो k और b को पक्षांतर कर देते हैं माइनस b, और जब a को पक्षांतर करेंगे तो आपका गुणा में तो जाएगा भाग में, तो फिर a आ गया। तो k बराबर माइनस b बाई ए। तो यह जो है सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको उसी तरह सॉल्व करके निकाल देंगे। जैसे 2x प्लस 5 ये बहुपद है, इसका मूल पता करना है, शून्यक पता करना है। तो मान लेते हैं कि x इसका शून्यक है, तो x जब इसमें रखेंगे तो इसके बराबर कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो 2x प्लस 5 बराबर 5 बराबर शून्य, ठीक है, 0। x 5 को पक्षांतर कर देते हैं तो -5, और 2 को जब पक्षांतर कर देंगे तो वह भाग में चला जाएगा, तो आ गया 2। तो x बराबर -5/2। अब द्विघात बहुपद के लिए देखिए, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वह होगा ax² प्लस bx प्लस c। ये व्यापक रूप है द्विघात बहुपद का। इसके जो मूल शून्यक है, मान लेते हैं कि अल्फा है और एक बीटा है, ठीक है। तो देखिए इसके गुणांकों और अल्फा बीटा में क्या संबंध होता है, मतलब कि शून्यक और इसके गुणांकों में क्या संबंध होता है, पहले ये देख लेते हैं। देखिए तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कि शून्यकों का योगफल। तो मूलों का जो योगफल है इसके बराबर होगा गुणांक -b बाई ए बराबर माइनस, अब कोष्टक में लिख लेंगे। देखिए b किसका गुणांक है, x का, तो लिख लेंगे x का गुणांक, ठीक है। अब बटा में a के स्थान पे लिख लेंगे x² का गुणांक। बस समझ में आ गई ना। और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे शून्यकों का या मूलों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब अल्फा इंटू बीटा मतलब कि शून्यकों का गुणनफल बराबर c बाई ए, फिर प्लस रहेगा, और c जो है आपका अचर बटा में x² का गुणांक, ठीक ना। इसको हम बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना। अब देखिए, अब जो है मान लीजिए कि आपको अल्फा और बीटा जो है शून्यक दिया हो, और तब आपसे पूछे कि ये जिस बहुपद के शून्यक हैं उस बहुपद को ज्ञात कीजिए, तब क्या करेंगे, तब हम करेंगे कि x लिख लेंगे, उसमें से माइनस अल्फा कर देंगे, और गुणते
एक्स माइनस बीटा कर देंगे। आप जानते हो ऐसा क्यों? देखिए, ये क्या है? शून्यक है, मतलब कि इसमें चर क्या है? एक्स है। तो जब यह शून्यक है तो चर के बराबर कितना होगा? एक्स बराबर अल्फा होगा और एक्स बराबर बीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप निकालोगे, इसको पक्षांतर करोगे तो एक्स माइनस अल्फा और यहाँ से एक्स माइनस बीटा। तो फिर बात आती है कि इनको गुणा क्यों किया गया? देखिए, ये शून्यक है ना, तो ये शून्यक से बना है ना बहुपद, और ये भी शून्यक से बहुपद बना है। तो जो ये शून्यक से बने जो बहुपद होते हैं, यह जो है इसके गुणनखंड होते हैं, इसके गुणनखंड होते हैं, तो इसलिए होता है। ठीक है, समझ में आया? आगे बताऊंगा। ठीक, अब देखिए, अब आपके दिमाग में आएगा कि यह सब संबंध निकाला कैसे गया। ये जो संबंध है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ये संबंध आया कहाँ से? तो इसको गुणा करते हैं, एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स में एक्स का जब इसमें आप गुणा करोगे, देखिए इसका इससे होगा पहले, फिर इसका इससे होगा, तो एक्स का एक्स से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स का इससे गुणा, देखिए इसका प्लस चिन्ह है, इसका माइनस चिन्ह है, तो प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो माइनस आएगा। फिर एक्स और बीटा का गुणा होगा तो आपका आ जाएगा बीटा एक्स। अब इसका तो माइनस अल्फ़ा का जब इससे होगा तो प्लस और माइनस माइनस, और अल्फ़ा और एक्स का गुणा होगा तो अल्फ़ा एक्स। अब माइनस, अब इसका गुणा होगा तो माइनस और माइनस प्लस, और अल्फ़ा और बीटा गुणा होगा तो अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ से माइनस कामन लेते हैं, माइनस एक्स कामन ले लेते हैं। देखिए, तो माइनस यहाँ पर आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, और आपका पीछे बचा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। समझ में आया ना? तो यह आया। अब देखिए, अब इसको जो है इससे तुलना कीजिए, इस वाले समीकरण से, इस वाले बहुपद से इसको आप तुलना कीजिए। देखिए, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यह गुणनखंड है और यह गुणनखंड है, तो इसके बराबर आपका लिखा जाएगा, शून्य लिख देते हैं और इसके बराबर शून्य लिख लेते हैं। देखिए, तो इसके बराबर शून्य और इसके बराबर भी शून्य। तो अब देखिए, अब क्या है कि अब मैं इस ए को, जैसे कि यहाँ पर ए है, इसको मैं हटाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, तो इसके आगे एक गुणांक है, तो ऐसा, ठीक ऐसा बनाने के लिए मैं इसको बनाता हूँ। तो जब ए को आप यहाँ से हटाओगे तो ए को हटाने की क्या करोगे, तो एक आप भाग कर दिए सब में, तो ए से भाग कर दोगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो देखिए, ए में इससे भाग करेंगे, जब ए में इससे पूरे समीकरण में ए से भाग करेंगे तो यहाँ से आपका मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स प्लस सी बटा ए बराबर 0। ठीक है, सहमत है ना? देखिए, यही आपको मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स प्लस सी बटा ए बराबर 0। अब तुलना कर लेते हैं। देखिए, एक से एक तुलना, एक्स स्क्वायर के गुणांक एक्स स्क्वायर से तुलना हो गया। अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि शून्यकों का जो योगफल है वो देखिए कितने के बराबर। देखिए, एक्स का गुणांक माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स का गुणांक हो गया, और इधर एक्स का गुणांक कितना है, बी बटा ए। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। समझ में आई बात ना? यहाँ से देखिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर, यहाँ से तुलना हुआ तो सी बटा ए, इसमें अचर पद और इसमें अचर पद, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा और सी बटा ए बराबर आ गया। ठीक है, समझ में आई बात ना? और अल्फा और आपको बीटा पता हो तो एक्स माइनस अल्फा गुणते एक्स माइनस बीटा बराबर 0 लिख कर आप इस समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? देखिए, त्रिघातीय समीकरण के लिए, त्रिघातीय समीकरण के लिए ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, ये त्रिघातीय समीकरण है। तो ये त्रिघातीय समीकरण है, तो इसके 3 मूल होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक है, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा, ठीक, गामा ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर
सी बटा ए, और तीनों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर आपका आ जाएगा माइनस डी बटा ए। ठीक है, इसको भी जो है उसी प्रकार से प्राप्त किया गया है। ठीक है, इसको नहीं बताता हूँ, उसी तरह प्राप्त किया गया है। इतने को बस आप ध्यान में रखिए। हाँ, मूल दिया हो आपको, शून्य दिया हो और तब आपको समीकरण पूछ रहा है, तब कैसे क्या करेंगे देखिए। यहाँ पे भी वही करेंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा बराबर शून्य ले लेंगे। इसको सॉल्व कर देंगे, त्रिघातीय समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा।